हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं अजय ओझा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 14। धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए और हम हमारे लक्ष्य पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था जो बोर मॉडल के ऊपर था और जो BHU में पूछा गया था आपको, और इसका मैं क्लासिफिकेशन क्लास में भी दे चुका हूं कि बोर मॉडल उन सभी तत्वों के लिए है जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, अर्थात जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, एक हो। ठीक है, तो यहां पे केवल परमाणु केवल हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए नहीं है। ठीक है, किसी भी परमाणुओं के लिए है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एक इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। सूर्य का वाला स्पेक्ट्रम भी और हाइड्रोजन का अणु, ये भी ऑप्शन कैसा हो चुका है, गलत हो चुका है। यानी मैं चाहे हाइड्रोजन की बात करूं, चाहे He+ की बात करूं, Li2+ की बात करूं, बेरिलियम 3+ की बात करूं, बोरॉन 4+ की बात करूं, सोडियम 10+ की बात करूं, किसी की भी बात करूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सभी के लिए हम क्या दे सकते हैं भाई, बोलो क्या दे सकते हैं, बोर मॉडल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नई हेडिंग हम लगाएंगे और आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाओगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। ठीक है ना, दो तरीके की प्रकृति पढ़ेंगे हम। एक तो प्रकृति होती है तरंगीय यानी वेव नेचर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और एक होता है आपका पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति। ठीक है ना, तो प्रकाश जो है या मैं कहूं विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो दोनों तरीके की प्रकृति रखता है। आगे आएगा एक दे ब्रोगली समीकरण, उसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे। जैसे आपका व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, डिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन, ये तो सारी कैसी प्रॉपर्टी हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को बताती हैं कि भैया प्रकाश जो है, लाइट जो है वो कैसा नेचर रखता है, वेव नेचर रखता है, तरंग प्रकृति रखता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी थी, कुछ गुणधर्म ऐसे भी थे जो तरंग प्रकृति से नहीं समझा पा रहे थे। जैसे आपका कृष्णिका हो गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में कृष्णिका, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, और आपका क्या हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, जिनको हम प्रकाश की कणीय प्रकृति से समझते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रॉन भी आपका इसी के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है ना, आप इस तरीके से ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के नेचर को भी हम ड्यूल नेचर मान सकते हैं कि एक तो कण की तरह बिहेव कर सकता है और एक तरंग की तरह। ठीक है, यहां पर पहली जो मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं वो है कृष्णिका की, कृष्णिका विकिरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको और कुछ पूछा नहीं जाएगा। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। कृष्णिका क्या होता है भाई, एक ऐसा पिंड होता है जो हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सके और उसको इमिट भी कर सके, यानी हर तरीके के एनर्जी को अवशोषित और उत्सर्जित करने की क्षमता रखता हो। ऐसे आदर्श पिंड को हम क्या कहेंगे, ऐसे आदर्श पिंड को हम क्या कहेंगे, कृष्णिका। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, कृष्णिका एक ऐसा आदर्श पिंड है, एक ऐसा आदर्श पिंड है जो हर आवृत्ति की विकिरण को अवशोषित व उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, तो कृष्णिका क्या है भाई, एक ऐसा पिंड है जो हर तरीके की आवृत्ति के प्रकाश को एब्जॉर्ब भी कर ले और उसको इमिट भी कर दे। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे, केवल ज्यादा अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जेट पूछ चुका है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लिख लो इतनी बात को। चलिए अब दूसरे पॉइंट को आप लिखोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मेहनत कर रहे हो ना भाई बराबर, जबरदस्त की मेहनत नहीं चाहिए, है ना, जबरदस्ती की नहीं, जबरदस्त मेहनत चाहिए। ठीक है, तो मेहनत वही है जो आप
जबरदस्त तरीके से करो, ना कि जबरदस्ती से। आपकी मम्मी आपके पापा आपके पीछे नहीं पढ़ रहे हो कि बेटा पढ़ ले, तो वो कोई पढ़ना थोड़ी है, कहना ही पड़ रहा है आपसे, तो फिर पढ़ क्या रहे हो, ठीक है ना। पढ़ाई तो वो है जो आपके अंदर से निकल के आए कि नहीं आज तो पढ़ना है, आज तो मुझे कम से कम जो 7-8 लेक्चर जो मैंने प्रीवियस पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन करना है आज तो मुझे, कैसे करके, ठीक है। आज तभी उठूंगा, एक बार बैठ गया तो आज 7 लेक्चर देख के ही उठूंगा, ठीक है ना। अरे 7 लेक्चर 7 घंटे के, और अब तो आप 24 घंटे फ्री हो, आराम से देख सकते हो एक लेक्चर को, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं, और दूसरा पॉइंट है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए देखो, दिया किसने ये, तो याद रहे गिवन बाय, मैं लिख दूं कि दिया तो किसने, तो दिया तो ये हर्ट्ज ने, हर्ट्ज द्वारा दिया गया, बट इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन किसने दिया? आइंस्टीन ने। लेकिन आइंस्टीन द्वारा समझाया गया, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखना, पूछ ले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया किसने? हर्ट्ज ने। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी? आइंस्टीन ने दी, ठीक है। अब समझते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता क्या है। देखो यहां पे मैं एक ले रहा हूं मेटल सरफेस, ठीक है, किसी धातु की सतह, मेटल सरफेस ले रहा हूं, ठीक है, और इस पर मैं उपयुक्त आवृत्ति का क्या डाल रहा हूं भाई? प्रकाश डाल रहा हूं, ठीक है, प्रकाश पुंज डाल रहा हूं। तो मेटल में आपको पता है क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैंने इस पर प्रकाश पुंज आपतित किया, इस मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया भाई? निष्कासन शुरू हो गया। मेटल की सरफेस से किसका निष्कासन शुरू हो गया? इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन प्रारंभ हो गया। ये हमने यहां पर क्या डाला भाई? प्रकाश का पुंज, लाइट हमने यहां पर आपतित करवाई, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक लाइन में इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो क्या है कि जब हम किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का जब हम प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निष्कासित होते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निष्कासित होते हैं। अब यहां पर कितना प्रकाश डाला जाए कि इलेक्ट्रॉन आपका निकल सके? तो देखो उस न्यूनतम प्रकाश को हम क्या कहेंगे? न्यू नॉट कहेंगे, ठीक है, जहां से आपके इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो सकें, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करवा सके उसे हम क्या कहते हैं? दहलीज आवृत्ति। क्या कहते हैं भाई? दहलीज आवृत्ति। कोई पूछे आपसे दहलीज आवृत्ति क्या है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश है जो मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करवा सके। यानी अगर दहलीज ऊर्जा से कम ऊर्जा का, या मैं कहूं सॉरी, दहलीज आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति की इंटेंसिटी की हमने लाइट डाली तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। यानी या तो दहलीज ऊर्जा डालो या दहलीज इससे ज्यादा डालो, ठीक है ना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहां पे एक फॉर्मूला पहले मैं आपको लिख देता हूं। पहले निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। बोलो भाई क्या होती है? हाफ mv²। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? एनर्जी के लिए आपको पता है E = क्या होता है? h न्यू, और अगर दहलीज हो तो आप सभी को पता है क्या आ जाएगा? न्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं देखूं फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप सभी को पता है कि जब आप प्रकाश डालोगे तो जाहिर सी बात है कि दहलीज आवृत्ति या इससे ज्यादा का आप प्रकाश डालोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल सकेंगे। अगर दहलीज आवृत्ति से कम डाला तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही नहीं। यानी आप यहां पे निश्चित बात है या तो दहलीज आवृत्ति का प्रकाश डालोगे या इससे ज्यादा का प्रकाश डालोगे। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो याद रखना, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और ये फॉर्मूला एग्जैक्ट आपको जेट पूछ भी चुका है, ठीक है, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। और यहां से अगर मैं h को कॉमन ले लूं तो एक और फॉर्मूला बन सकता है क्या? h = क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट = हाफ mv²। और हाफ mv² क्या होता है भाई? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैं इंपॉर्टेंट लगा के आपको बताऊंगा। चलिए देखना भाई, यहां पे आपको ये जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है भाई? निष्कासित इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ये निष्कासित इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कुछ बातें पूछ सकता है। जैसे देखो, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या, निष्कासित इलेक्ट्रॉन, या मैं इसको और क्या कह सकता हूं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। निष्कासित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। तीव्रता का मतलब कितनी इंटेंसिटी से आपकी लाइट आई, ठीक है ना। जितनी इंटेंसिटी से लाइट आएगी उतने ही ज्यादा यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप बोलोगे संख्या डिपेंड कर रही है तीव्रता पर। इस वर्ड को फोकस करके बैठ जाना, मैं अलग मार्कर से भी दिखा देता हूं, तीव्रता पर। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोटो इलेक्ट्रॉन या निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो वर्ड याद रखना मेरा, किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर। इंग्लिश भी लिख देता हूं, तीव्रता को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। तो याद रहे तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं, आवृत्ति पर नहीं। अभी एक बढ़िया एग्जांपल भी दूंगा, उससे ये बात और क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट देखना, ये तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन की संख्या की। अब मुझे बताओ, यहां आपने मान के चलो सतोलिया तो सब खेलते हैं, बचपन में खेला होगा। 7 पत्थर रखते थे, एक गेंद लेकर उस पर फटाक मार देते तो वहां से पत्थर बिखरते थे। खेला है ना सबने, अरे सबने खेला है, ठीक है। तो ये समझ लो, यहां पर अगर आपने पत्थर मारा, यहां पे आपने बॉल मारी, तो पत्थर इधर उधर जाएंगे, और जाएंगे तो कुछ ना कुछ वेग होगा उनका, अरे कुछ ना कुछ गति, कुछ ना कुछ स्पीड से जाएंगे। ऐसे ही तो थोड़ी बिल्कुल मतलब जगह से हिल गए, अरे जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्पीड से जाएंगे ना, तो उनका वेग भी हम कैलकुलेट करेंगे। यानी दूसरी बात हम क्या कहेंगे, निष्कासित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग, निष्कासित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं वेग की बात कर रहा हूं, याद रहे संख्या की नहीं, वेग की, रेट बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो वेग किस पर निर्भर करेगा, उसकी भी मैं बात लिख देता हूं यहां पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरी बात, तीव्रता पर नहीं, तीव्रता पर नहीं, यानी उल्टा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में ही आपको घुमाएगा। तो आवृत्ति पर तो ये निर्भर करेगा, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। एक बार लिखो, फिर इस सारी बातों को एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं। लिखो, इसको लिख लिया, वीडियो को रोक के लिख लो, ठीक है। चलिए देखो, अब ये समझो कि स्कूलों में क्या होता है, बाहर नहीं लेकिन जो ज़्यादातर स्कूलों में है ना, जो गांव के बैकवर्ड इलाके हैं, हालांकि उसमें ये प्रखरता रूप से मिलेगा आपको। क्या मिलेगा कि एक टीचर स्पेशली नियुक्त किया होता है बच्चों की ठुकाई के लिए, है ना। उनका काम क्या है कि बच्चों की ठुकाई करना है, ठीक है। दिन में 1 राउंड मारेंगे वो बच्चों की ठुकाई करने के लिए। हालांकि वर्तमान में ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कई जगह पर जो बैकवर्ड एरिया में मान के चलो कहीं स्कूल है, तो देखने को आपको मिल जाएगा। और आपने भी बहुत बच्चों ने झेल रखी होगी, ठीक है ना, ऐसी मार। तो मुख्यतः वो हमारे पीटीआई जी होते हैं। मुख्यतः कौन होते हैं, पीटीआई जी होते हैं। तो ये समझो कि एक एरिया में आप सभी बच्चे, जो बच्चे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, बैठ के धमाचौकड़ी मटर गश्ती यहाँ पर कर रहे थे। इधर से आ गए हमारे पीटीआई जी, इधर से कौन आ गए, हमारे पीटीआई जी आ गए भाई, ठीक है। पीटीआई जी आ गए, कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है ना। ड्राइंग मेरी आप देख लेना, बहुत अच्छी लग सकती है आपको, ठीक है। तो ये पीटीआई जी आ गए, हाथ में एक बड़ी सी छड़ी लेके, बड़ी सी छड़ी लेके आ गए। और जैसे ही बच्चों ने, अच्छा पीटीआई जी गंजे हमारे, चलो इनके बाल भी बना देते हैं, ठीक है। पीटीआई जी बुरा मान जाएंगे, कान भी नहीं है, ये लोग कान भी बना देते हैं, चलो। तो जैसे ही पीटीआई जी आए तो बच्चों ने देखा कि अब मार पड़ने वाली है, तो इनके आने की इंटेंसिटी, इनके आने की इंटेंसिटी को देखते ही बच्चे यहाँ से फटाक से क्या लगने लगे, बाहर भागने लगे। यानी
आपतित प्रकाश की तीव्रता, कितनी तीव्रता से पीटीआईजी आ रहे हैं, ये इस पर क्या चीज डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बच्चे कितने भाग रहे हैं उनकी संख्या डिपेंड करती है कि पीटीआईजी कितने गुस्से से, कितने फोर्स से आ रहे हैं। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या डिपेंड करेगी बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब पीटीआईजी सारे बच्चों को तो एक साथ पीट नहीं सकते, तो पीटीआईजी जैसे ही आते हैं उन्होंने एक बच्चा पकड़ के रख रखा है कि मुझे जाके इसकी खबर पहले लेनी है। ठीक है, तो हाथ में छड़ी ली और पीटीआईजी का फोकस किसी एक बच्चे पर तुरंत है। ठीक है, और लेके उसके पीछे धपाधप धपाधप धपाधप, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब निष्कासित इलेक्ट्रॉन का वेग, और जब पीछे डंडे पड़ेंगे तो बच्चे का वेग कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अरे बोलो भाई, बढ़ जाएगा कि नहीं। तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर डिपेंड करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यानी कितनी बार पीछे आवृत्ति लग रही है, बार बार कितनी चीजें हो रही हैं, उस पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों का वेग कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई थिंक आपके दिमाग का कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा। कितनी तीव्रता से लाइट आ रही है इस पर डिपेंड करेगी संख्या। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है ना, लिख लीजिए अब इस बात को, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा या ये दो जो बातें बताई हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलता हूं। अब आपने देखा कि लाइट आपका कण की तरह भी बिहेव कर सकता है और प्रकाश की मतलब तरंग की तरह भी। तो वैज्ञानिकों में यह कंफ्यूजन होने लगा कि भैया हम लाइट या इलेक्ट्रॉन ऐसी जो सूक्ष्म जो छोटी छोटी जो द्रव्य हैं, जो मैटर हैं, उनको हम कैसे नेचर का माने, उनको हम कणीय प्रकृति का माने या हम उनको तरंगीय प्रकृति का माने। तो ये क्वेश्चन उठने लगा। ठीक है, तो इस चीज का निराकरण करने के लिए आपका वैज्ञानिक आया दे ब्रोगली। कौन आया भाई, दे ब्रोगली। दे ब्रोगली ने क्या बोला कि लाइट है या जितने भी ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, इन सब का कैसा नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है, यानी द्वैत प्रकृति होती है। ये कण की तरह भी बिहेव दिखा सकते हैं और ये तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, यानी इनमें कण और तरंग दोनों के ही गुण क्या होते हैं, समाहित होते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। यानी अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो ये हो गया आपके, मान के चलो वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर की बात करूं, ये पार्टिकल हो गया। दे ब्रोगली ने क्या कहा, ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है, यानी ये तरंग प्रकृति भी रखता है और ये कणीय प्रकृति भी रखता है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, पहले तो हेडिंग लगाओ आप सबसे पहले, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दे ब्रोगली सिद्धांत, दे ब्रोगली सिद्धांत या दे ब्रोगली समीकरण भी आप लिख सकते हो। यहां लिखूंगा मैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है ना, द्रव्य क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, जिसका थोड़ा बहुत वजन हो, जो थोड़ा बहुत सरफेस एरिया घेरता हो, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह जितने भी सूक्ष्म पार्टिकल है उनको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। तो अब इन्होंने क्या कहा कि द्रव्य जितने भी सूक्ष्म कण हैं उनकी कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, द्रव्य जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रकाश, किसी की भी बात करो कि द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति का मतलब कण व तरंग दोनों, कण व तरंग दोनों द्वैत प्रकृति होती है। इन्होंने क्या किया, प्लांक और आइंस्टीन दोनों की समीकरण की सहायता से खुद का एक नया समीकरण उत्पन्न किया। ठीक है, पहले मैं यहां लिखता हूं प्लांक समीकरण। आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि प्लांक समीकरण, या ऐसे पूछ ले दे ब्रोगली समीकरण में किन दो समीकरणों की सहायता ली गई। तो एक तो प्लांक समीकरण जो क्या होता है, E = h न्यू, E = h न्यू, और दूसरा कौन सा लिया था इन्होंने, आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन इक्वेशन। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, E = mc²। ठीक है, तो पूछ ले कि दे ब्रोगली इक्वेशन में कौन सी दो इक्वेशन की सहायता ली गई, तो आइंस्टीन और प्लांक समीकरण की सहायता ली गई। अच्छा, दोनों को बराबर कर देता हूं, इसको 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। इक्वेशन 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देता हूं, h न्यू बराबर mc²। ठीक है, और आप सभी को पता है चूंकि न्यू बराबर क्या होता है, c/λ, तो मैं यहां रख सकता हूं न्यू की जगह c/λ। बोलो भाई, रख सकता हूं इस न्यू की जगह c/λ। अब आप सभी को पता है एक c से एक c कट जाएगा, इस एक c से एक c कट जाएगा, तो यहाँ c² था, एक c बच जाएगा।
तो यहां तो क्या बचा h अपॉन लैम्बडा, यहां क्या बचा mc, बोलो बच जाएगा। अब यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, लैम्बडा को उधर भेज दूं, तो लैम्बडा को इधर भेज दिया, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है। आगे लैम्बडा को इधर भेजा तो यहां क्या हो गया h, और नीचे कौन आ गया ये mc, लैम्बडा को उधर mc को इधर, ठीक है ना, हमने कर्ण गुणा कर दिया। अब यहां पर c क्या होता है, प्रकाश का वेग, c क्या होता है, प्रकाश का वेग, और प्रकाश के वेग की जगह अगर किसी कण का वेग रखूं तो मैं c को परिवर्तित कर दूंगा v से, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं कि प्रकाश के वेग c के स्थान पर कण का वेग, किसी सूक्ष्म कण का वेग v रखने पर कुल मिला के c को मैं v से बदल दूंगा, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन mv, क्या हो जाएगा h अपॉन mv, और m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर, और संवेग को हम दिखाते हैं p से, किससे दिखाते हैं, p से। तो फाइनल ये दो इक्वेशन निकल के आई जो जेट ने डायरेक्ट भी पूछ रखी हैं और आपको इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ रखा है, दोनों ही इक्वेशन को, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि यहां लैम्बडा बराबर क्या है, देखो सारी चीजें लिख देता हूं, ठीक है ना। देखो चलिए v रखने पर यहां लिख देता हूं, यहां लैम्बडा बराबर क्या है, या तो इसको तरंग दैर्ध्य बोलो या क्या बोलो, तरंग लंबाई। दूसरा m बराबर क्या है, मास जो दे रखा है आपको, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। और अगर इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता ही है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, वेग, ठीक है। और क्या है, p क्या होता है, संवेग, p किसको बोलते हैं, संवेग, संवेग क्या होता है, m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है ना, द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर संवेग हो गया। ये सारी चीज h बराबर क्या है, पहले भी बता चुका हूं, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक कितना होता है, 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड, अर्ग में हो तो माइनस 27 कर देना, माइनस 27 अर्ग सेकंड, ठीक है। तो इतनी बातें आपको मैंने दे ब्रोगली के लिए बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है, याद रखना। लिख लो एक बार, फिर मैं आगे न्यूमेरिकल करवाता हूं। लिख लिया, चलें आगे, बोलो भाई, ठीक है। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर क्विज कराना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई, वो भी करेंगे, ठीक है। आप लोगों का साथ रहा, सब कुछ करेंगे, ठीक है। माना हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन ये भी हमारा डिजिटल से कम नहीं है, ठीक है। आप सभी का साथ रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा एक ना एक दिन। चलिए बात करते हैं आगे की। देखो अब इसको अर्ग में भी आपको मैं वैल्यू बता देता हूं। तो अर्ग में वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड, ठीक है। यहां पर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जूल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर आपको पता है इधर द्रव्यमान है, तो ये किलो वगैरह में मिलेगा, तो आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो याद रखें, जूल को चेंज करेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मैं यूनिट फर्स्ट में आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, पहले दूसरे लेक्चर में, ठीक है। यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ये काम आने वाले हैं। और अगर अर्ग चेंज करना पड़े तो अर्ग को क्या लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना। जूल बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और अर्ग को चेंज करना हो तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। यानी यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, सेकेंड तो बराबर ही है, ठीक है। इतनी बातें नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए, बस यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन में ही थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि अगर बिना यूनिट कन्वर्जन के सॉल्व कर दिया तो आंसर गलत ही मिलेगा, ठीक है। आप कहोगे सर मैं तो बिल्कुल सही करके आया हूँ, और जो आपका ऑप्शन गलत होगा ना, जो आपका आया है, वो एग्जामिनर को पता है बच्चा क्या गलती कर सकता है, तो वो उसी ऑप्शन को पहले ही एक नंबर पे रख के देता है, और आप खुश हो जाते हो, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, हमारा आ गया, और टिक कर दिया, और टिक कर दिया, जैसे ही गए 4 नंबर गई भैंस पानी में, ठीक है। तो याद रखना, आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है पहले, कन्वर्ट करने के बाद काटना है, काटने पीटने के बाद आंसर लेके आओगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है हमारा, लिखो,
पहले सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको और फिर जो जेट वगैरह में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को करवाऊंगा। 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 10 मीटर पर सेकेंड वेग से 10 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रही गेंद की या गति कर रही गेंद की तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई क्या होगी। ठीक है, यानी एक बॉल है जिसका वजन दे रखा है 0.1 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी यानी वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और आपसे पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्बडा पूछ रहा है आपसे और हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता है नीचे, हम दे ब्रोगली इक्वेशन से इसको निकाल सकते हैं। तो हमें पता है लैम्बडा इजकल टू h अपॉन mv। h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ मास किसमें है 0.1 किलोग्राम। ठीक है ना, 0.1 किलोग्राम और क्या दे रखा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही दे रखा है। बोलो भाई, अब आप सभी को पता है यहाँ जूल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे किलोग्राम मीटर वगैरह है, तो जूल को चेंज करना मैंने आपको बता दिया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब देखना, एक बार ध्यान देना, यहाँ जूल के बाद क्या दे रखा है सेकंड। अब कुछ नहीं है तो प्लस में 1 मान लूं, अरे मान सकता हूं ना। यहाँ माइनस के 2 हैं, यहाँ प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 से आपको पता है प्लस का 1 कट जाएगा तो माइनस का 1 रह जाएगा। अरे यहाँ सेकंड इनवर्स 2 है, यहाँ सेकंड प्लस है तो 1 कट जाएगा, 1 माइनस का रह जाएगा ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इस सेकंड से मैंने इस सेकंड इनवर्स में से एक माइनस वाले को काट दिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि 1 कट गया 1 बच गया। नीचे क्या है 0.1 किलोग्राम गुणा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे बताओ क्या कट सकता है, और सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स गया, किलोग्राम से किलोग्राम गया, 1 मीटर से 1 मीटर गया, 1 मीटर बच जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। और आपको पता है तरंग लंबाई किस में आएगी, मीटर या सेंटीमीटर में। अब आपको मीटर में दे रखा है तो मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ 0.1 से अगर मैं इसका गुणा करूं, 0.1 से अगर 10 का गुणा करूं तो 1 आएगा, और 1 का भाग लगाऊं या ना लगाऊं कोई सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आगे चलते हैं, हमारा आंसर क्या होगा बताओ। लैम्बडा बराबर क्या होगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये हमारा आ चुका है क्या ANS आंसर। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन समझ गए किस तरीके से करना है। अब अगर यहाँ पर उसने अर्ग दे रखा होता तो अर्ग में किस में चेंज कर देते, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर में। ठीक है, लिख लो एक बार इसको, फिर जेट के क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए लिख लिया भाई, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 जेट 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए, फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। मैंने पूरा डेरिवेशन आपको बता दिया था, लेकिन फाइनल फॉर्मूले को पकड़ के बैठ जाओ, काम वो ही आएगा आपके। ठीक है, क्या होता है लैम्बडा इजकल टू h अपॉन p या h अपॉन mv। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, लिखो जेट 2015 जेट 2015 200 ग्राम द्रव्यमान की गेंद को 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है यदि h बराबर 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड हो तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी। चलिए मैं ऑप्शन भी देता हूं, आप सारे अपने
नोटबुक में करोगे, ठीक है ना। लेक्चर को कभी भी कान में लीड लगा के केवल कान पवित्र करने के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठोगे, जो बता रहा हूं उसको करोगे। सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है ना, तो लेना है तो जितनी बातें बता रहा हूँ वो फॉलो करनी पड़ेगी। माना कि मैं आपके पास प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन जिन बातों को बोल रहा हूँ जो बच्चा फॉलो कर रहा है सिलेक्शन वो ही लेके जाएगा। अगर नहीं कर रहे हो, केवल आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ रहे हो, केवल जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ नहीं कर रहे हो, तो देख लो फिर, आप सभी को पता है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की, तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, जो ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन देखो, पहला दे रखा है 1.1 इंटू 10 पावर -32 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी दे रखा है 1.1 इंटू 10 पावर +32 सेंटीमीटर। ऊपर वाले में माइनस है, नीचे वाले में प्लस है। अगला 1.1 इंटू 10 पावर -22 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला ये ही ऑप्शन है, लेकिन जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस में है। ये आपको दे रखा है, खुद से सॉल्व करो, करने की कोशिश करो। नहीं आता है देन यहां पर आप इसका क्या देखो, आंसर देखो। चलिए वीडियो को रोक के आप सॉल्व करो, मैं स्टार्ट करता हूं। आंसर देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है क्या पूछ रहा है। तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्बडा पूछ रहा है। दे क्या रखा है, वजन दे रखा है, ग्राम दे रखा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। तो वेग दे रखा है और वजन दे रखा है, यानी द्रव्यमान दे रखा है। सीधा समझ में आ जाना चाहिए, दे ब्रोगली फॉर्मूला लगेगा। दे ब्रोगली फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा बराबर h/mv या लैम्बडा बराबर h/p। अब डायरेक्ट संवेग देता तो ये फॉर्मूला लगाते, उसने संवेग नहीं दिया, उसने हमको द्रव्यमान और वेलोसिटी दी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लैम्बडा बराबर अर्ग में वैल्यू ही उसने ही दे रखी है, लिख दो 6.62 इंटू 10 पावर -27 अर्ग सेकेंड। नीचे क्या है, मास कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम गुणा वेलोसिटी कितनी है 10⁻³ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब आप सभी को पता है अर्ग है, नीचे ग्राम सेंटीमीटर वगैरह है, चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू चेंज कैसे करते हैं बता रखा है। अब यहाँ पे देखो, मैं अर्ग की जगह क्या रखता, इधर बता रहा हूँ। अर्ग की जगह क्या रखता, देखो भाई, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ये रखता, और फिर यहाँ पर 1 सेकंड और है तो 1 सेकंड इसको और रखता। अब आपको पता है 1 प्लस की सेकंड से 1 माइनस की कट जाएगी, तो माइनस की सेकंड बच जाएगी, सेम टू सेम जैसे पहले किया है। तो मैं यहीं डायरेक्ट लिख दूं क्या, बोलो, इसको हटा के डायरेक्ट लिख दूं, तो यहीं मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से क्या कट गया, ग्राम कट गया, 1 सेंटीमीटर कट गया, मतलब अकेला सेंटीमीटर बचा है, आंसर सेंटीमीटर में मिलेगा। और यहाँ भी देख लो सारे ऑप्शन में आंसर किस में मिल रहा है, सेंटीमीटर में। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको देखना। देखो यहाँ 200 है, तो 200 की 2 जीरो को मैं इधर भेज दूं, 200 का मतलब मैं 2 × 10⁻² लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। 10⁻² का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 10⁻² को अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो 10⁻5 हो जाएगी, अरे हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 6.62 इंटू 10 पावर -27 बटे में 2 इंटू 10⁻, यहाँ क्या कर सकता हूं मैं, 5 कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो और भी कुछ था क्या यहाँ पे, और भी कुछ था, मास हो गया। अच्छा अरे 1 सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 3 इंटू 10 पावर 3, ठीक है ना। थोड़ा सा वेलोसिटी में करेक्ट कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ हम 3 को और लिखेंगे, चलिए 3 को और लिख देते हैं, बाकी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 3 लिख दिया हमने, तो 3 से ये चीज़ें कट जाएंगी, 3 से इस चीज़ों को काट देता हूँ, चलो काट देता हूँ भाई। 3 से ये कटा आपका कितनी बार कट जाएगा, यहाँ मैं 6.6 ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में हमको आसानी रहेगी। तो 3 से ये कट गया 2.2 बार, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप भी अपने दिमाग में कुछ हथकंडे अपना सकते हो, ठीक है। अब 2 आ गया, 2 से इसको काट दूं तो क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा ना। अब ऊपर 1.1 है, नीचे क्या है 10⁻5। अब 10⁻5 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अरे नीचे है तो ये किसकी है, प्लस की।
ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब आगे मैं लिखता हूं तो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, 1.1 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा 10 की घात माइनस 5। 27 और 5 कितना हो गया, 32, किसका, माइनस का, तो 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 32 सेंटीमीटर। और ये आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 4 नंबर पक्के। चलिए लिख लीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा, 1-2 क्वेश्चन करने के लिए, और कमेंट करना ही है आपको। ठीक है, सिलेक्शन लेना है, कमेंट करना है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। लिख लो इसको पहले। चलिए एक चीज और आपको बताना है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है उस टॉपिक से, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो हेडिंग लगाओगे आप मेरे साथ साथ, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। एंड में आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, है ना, वो प्रैक्टिस करोगे, और अगर किसी कारणवश आप उनको नहीं कर पाते हो तो उनका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आने वाले लेक्चर में। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, आपको होमवर्क के तौर पर मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर बताता हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मेरे साथ, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि किसी भी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग को एक साथ एक्यूरेट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। बात भी सही है। कैसे सही है, क्योंकि ये आपका मान के चलो नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर लगातार क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैलकुलेट करना चाहूं कि भैया मैं इस जगह स्थिति देखना चाहूं, तो वेग बदल जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है ना। और अगर मैं वेग कैलकुलेट करना चाहूं, मैं देखना चाहूं कि इसका वेग क्या है, तो इसकी स्थिति बदल जाएगी। अभी यहां है, दोबारा यहां स्थिति हो जाएगी, यहां स्थिति हो जाएगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग और इसकी स्थिति दोनों के मानों को एक साथ बिल्कुल एक्यूरेट यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर वेग कैलकुलेट करने जाएंगे स्थिति बदल जाएगी, स्थिति कैलकुलेट करने जाएंगे वेग बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं इनका स्टेटमेंट, किसी भी क्षण किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग दोनों के मानों को एक साथ यथार्थता, मतलब एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। संवेग कैलकुलेट करने जाओगे स्थिति बदल जाएगी, स्थिति कैलकुलेट करने जाओगे संवेग बदल जाएगा। ठीक है, एक एक्सप्रेशन भी इन्होंने दिया, वो काम का है। इन्होंने क्या कहा कि संवेग में स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल, या तो इसको डेल्टा पी लिख दो या डेल्टा पी एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, का मान के गुणनफल का मान h/4 पाई के बराबर होगा, h/4 पाई के बराबर होगा या इससे अधिक होगा। इस स्टेटमेंट को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं दोबारा। इन्होंने क्या कहा, एक बात और कही कि स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स क्या बताता है, स्थिति में अनिश्चितता, तथा संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल का मान h/4 पाई के बराबर या इससे अधिक होगा। ये निशान पहचान लेना। एग्जाम में एक बार आपको एक जगह पूछ रखा था कि हाइजेनबर्ग के लिए कौन सा सही है, एक जगह तो बराबर लिख रखा था और एक जगह ये निशान था, तो आपको पता होना चाहिए बराबर या कैसा होना चाहिए, अधिक। ठीक है, जहां मुंह खुल रहा है वो मान कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एक्यूरेट है, आप इस चीज को थोड़ा दिमाग में याद रखना। ठीक है, आगे चलता हूं। देखो यहां डेल्टा एक्स बराबर क्या है, स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है,
डेल्टा पी क्या है, या पी एक्स संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अरे भैया संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो मुझे पता है P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। m इंटू वी होता है, तो मैं यहां वैल्यू रख देता हूं, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन या बराबर h अपॉन 4 पाई के। ठीक है, अब आप यहां पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर डेल्टा वी के आगे डेल्टा क्यों लगाया। अरे भैया इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है ना, 9.1 गुणा 10 की पावर -31, उसके आगे डेल्टा कहाँ लगाऊंगा। डेल्टा कहाँ लगता है, जहाँ परिवर्तन हो, दो के बीच परिवर्तन हो, उसका मास तो कांस्टेंट है, तो यहाँ हम m ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। और क्या मिल सकता है आपको, यहाँ अगर मैं v रखूँ तो m नीचे चला जाएगा, और अगर यहाँ m रखूँ तो डेल्टा v कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ रख लेता हूँ डेल्टा v को, m को कहाँ भेज देता हूँ, मैं नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, तो देखो डेल्टा x बराबर गुणा डेल्टा v, ये हो जाएगा 4 पाई m। ये भी आपको फॉर्मूला मिल सकता है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, h कट भी आपको मिल सकता है। h कट क्या होता है, h अपॉन 2 पाई। h कट की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 2 पाई। तो इसकी जगह मैं h कट भी रख सकता हूं, तो वैल्यू क्या बनेगी देखना, डेल्टा x गुणा डेल्टा पी एक्स बराबर होगा या ज्यादा होगा h कट अपॉन 2 के। ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, 4 तरीके के आपको नए नए फॉर्मूले बन सकते हैं। एक ही फॉर्मूले से कैसे बन सकते हैं वो सारी लिखा रखी है मैंने, आपको पता है। h कट बराबर h अपॉन 2 पाई रखोगे, h अपॉन 2 पाई रखोगे, 2 का गुणा 2 पाई से होगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला आपको मिल सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मिल सकता है तो कर देना। स्थिति में अनिश्चितता दे रखी हो, पूछ ले आपसे संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, पाई का मान आपको पता ही है, पाई का मान कितना होता है, या तो 22/7 या कितना 3.14। ये रख देना, आंसर कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज और बतानी है, लिखो इस बात को, फिर एंड में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पूछ रखा है भाई एक बार, ये पूछ रखा है, ठीक है ना फॉर्मूला, तो याद रखना इस बात को। अब एक मैं आपको श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी लिखा देता हूं, उसको भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट बनते हैं भैया, और डायरेक्ट इन इक्वेशनों को याद रखोगे, सीधा टिक करके आओगे, 4 नंबर पक्के होंगे आपके खाते में। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको याद रखना भाई। थोड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन जरूर लगेगी आपको, लेकिन आसानी से याद भी हो जाएगी। देखो, डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। ये हो गई आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण, जो त्रिविमीय है, यानी एक्स एक्सिस, वाई और जेड, तीनों अक्षों के लिए। ठीक है, एक अक्ष के लिए अगर आपको देता तो एक्स लिख देता, बाकी दो को गायब कर देता, लेकिन ये तीनों अक्ष के लिए लिखिए। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो m दे रखा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो आप सभी को पता है कितना होता है भाई, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। और क्या दे रखा है, ई है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कुल एनर्जी। ठीक है, और v क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, ये चीज याद रखना। v यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी है भाई। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी Pe स्थितिज ऊर्जा है। साइन क्या है, साइन है तरंग फलन। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको तरंग फलन क्या होता है। ठीक है, तरंग फलन, ठीक है, जो ऊर्जा स्तर को बताता है। तरंग फलन किसको बताता है, ऊर्जा स्तर को। ठीक है, और आपका साइन स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को बताता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है। क्वांटम नंबर्स में मैं इसकी आपको डिटेल से इसकी बात करूंगा। ठीक है, अभी आप इतना सा समझ लो, साइन को हम क्या कहते हैं, तरंग फलन, या इसको आयाम फलन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और एक्स वाई जेड क्या हो गया, तीनों अक्ष हो गए। एच आपको पता ही है, एच क्या होता है भाई, एच होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक। ठीक है, और कुछ बाकी है क्या, पाई की तो वैल्यू पता ही है, 22/7 रख देना, या क्या रख देना, 3.14। ठीक है, हाँ एक चीज और,
इन सब की जगह आपको डेल स्क्वायर भी लिख सकता है, डेल स्क्वायर साइन। तो डेल स्क्वायर साइन में आपका सब कुछ आ गया, ये डेल स्क्वायर आपका डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर में सब कुछ आ गया, डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इजकल टू 0, ये भी आपको मिल सकता है। यहां पर ये वाला डेल क्या कहलाता है, लैप्लेशियन संकारक, ठीक है। संकारक को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां याद रखना, या तो आपको ऑप्शन में ये वाला मिलेगा या ये वाला मिलेगा। बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे, एक ऑप्शन में तो आपको देगा डेल साइन और एक में देगा डेल स्क्वायर साइन। तो याद रखना डेल स्क्वायर साइन वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। इस चीज को डायरेक्ट दोनों इक्वेशनों को याद रखोगे। इतनी बातें लिखो, फिर क्वेश्चन पे चलता हूं, लिख लो। चले बच्चों, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देता हूं, घर से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके आंसर लिखना। घबराना मत कि सर क्या केवल क्वेश्चन दोगे, सॉल्यूशन नहीं बताओगे क्या? बिल्कुल बताते हैं भाई। अभी तक कोई क्वेश्चन छोड़ा है मैंने जो मैं नहीं बताया हो, ठीक है ना। अगले लेक्चर में बताता हूं ना, ये तो बीच का टाइम आपके लिए प्रैक्टिस करने को। अगर नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत ही वहां से होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं अब आपके लिए, जो आपके आज के लेक्चर से संबंधित है। इनकी आप प्रैक्टिस करना। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताए, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में जेट में आईसीआर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट भी होता है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको 2021 में भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। पी संवेग वाले कण से, लिखो क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1। पी संवेग वाले कण की तरंगदैर्ध्य, पी संवेग वाले कण की तरंगदैर्ध्य संबंधित होगी। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, H अपॉन M। दूसरा ऑप्शन दे रखा है H अपॉन P। ऑप्शन तीसरा दे रखा है H अपॉन न्यू। ऑप्शन चौथा दे रखा है H न्यू, ठीक है। ये कब पूछा था, जेट 2014 में पूछा था। क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं। पहले क्वेश्चन को लिख लो आप, और इसकी प्रैक्टिस करके चाहो तो आप, वैसे तो इसका मुंह जवानी भी आप आंसर दे सकते हो, है ना। दे सकते हो कि नहीं, बताऊंगा नहीं अभी मैं, आप करोगे और मुझे बताओगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो। 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहे, 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहे 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा। दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा। ऑप्शन 1 1.66 गुणा 10 की पावर -34 मीटर। ऑप्शन बी 2 गुणा 10 की पावर -34 मीटर। ऑप्शन सी 3 गुणा 10 की पावर -34 मीटर। और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 4 गुणा 10 की पावर -34 मीटर। ये भी आपको जेट ने पूछ रखा है। कब पूछा था, 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR 2018। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ICAR 2018। रिपीट भी है ये 2006 में, ठीक है। ICAR 2018, और यही क्वेश्चन 2006 में भी पूछा था। क्वेश्चन क्या है, लिख रहा हूं आपके लिए।
देखो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की तरंग लंबाई की गणना कीजिए। तरंग लंबाई की गणना कीजिए, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? 60.06। ठीक है, और क्या दे रखा है साथ में? गुणा 10⁻62 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन आपको एग्जैक्ट वो ही लिख रहा हूं मैं जो आपको दिए हुए हैं। 7.27 गुणा 10⁻7 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी मैं इधर लिख रहा हूं, देखो इसको, है ना, ऑप्शन सी 7.27, केवल 7.27। अब बात करता हूं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी है 21.9 गुणा 10⁻³ मीटर। ये मैंने आपको चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। एक बार लिखो इनको, फिर बात करता हूं आगे की। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करोगे। आपके लिए वही क्वेश्चन मैं ढूंढ के ला रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस भी अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एग्जाम में हमको उसी तरीके के क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चनों को करोगे, आंसर दोगे। नहीं आता है कोई बात नहीं, घबराना मत, नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।